ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਨਾਊਂਡ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ किस तरह गर्भ निरोधक गोलियां ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू डेवलप कर दिया ने? हाँ जी, देखिए ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड देखा गया है कि हर 4 मिनट पे एक नई लेडी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। हर 13 मिनट पे एक लेडी की डेथ हो रही है विद ब्रेस्ट कैंसर। पर ये कहना कि ब्रेस्ट कैंसर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के कारण हो रहा है ये पूरी तरह से सही नहीं है। बिकॉज कैंसर क्यों होता है, किसी भी टिश्यू के जो सेल्स हैं अगर वो इरेगुलर तरीके से ग्रो होने लग जाए, ठीक है, तो फिर उसको वो कैंसर बन जाता है। अब किसी भी कैंसर का हमें कारण नहीं पता। बॉडी में कोई भी टिश्यू कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है और इसका जनरली कारण नहीं पता। साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं और काफ़ी सालों से लगे हुए हैं इस चीज़ में कि कैंसर क्यों होता है। तो क्योंकि कारण तो नहीं ढूंढ पा रहे बट एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं कि जिन लोगों को कैंसर हुआ वो देख रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो मोटे थे, पतले थे, उन्होंने बेबीज़ कौन सी एज में जाके पैदा करने शुरू किए, या उनकी फैमिली में कैंसर था या नहीं था, या वो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे थे जिनके कारण उनको कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये एसोसिएशन में ढूंढा गया कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही थी उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो नहीं ले रही थी। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ क्योंकि एक चीज़ होती है जब हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करें तो उसको हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। तो अगर 100 लेडीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं खा रही तो उनमें अगर कैंसर का रिस्क 100 में से 1 में था तो जो पिल खा रही थी उनमें से 1.2 में था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से कैंसर हो रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसी बहुत सालों से रिसर्च चल रहा है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो इंट्रोड्यूस हुए थे 1960 में और जो कैंसर का रिस्क है वो पिछले 20 सालों से बढ़ रहा है और ऑफ लेट लास्ट के 5-7 सालों में ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो पहले से ही खाते आ रहे हैं और पहले ज़माने में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते थे वो थे हाई डोज पिल्स और आज की डेट में बहुत लो डोज पिल्स खाई जाती हैं। पिल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। 2 तरह की पिल्स पॉपुलर है। एक है कॉम्बिनेशन पिल जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों हार्मोन्स होते हैं और एक पिल है जिसमें एक सिंगल हार्मोन है जिसके प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ स्टडीज़ में माना गया कि जब कॉम्बिनेशन पिल खा रहे थे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो कैंसर का रिस्क ज़्यादा था। पर अगेन जब नंबर्स देखे गए तो देखा कि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। और अभी 3 साल पहले एक स्टडी की गई जो कि स्वीडिश स्टडी है, तो उसमें देखा गया कि कॉम्बिनेशन पिल से तो कोई खास रिस्क नहीं हुआ लेकिन जो ओनली पिल थी सिंगल वाली उसमें ज़्यादा हुआ। और जब और डिटेल में गए तो देखा कि सिंगल पिल इसलिए ली जा रही थी क्योंकि कॉम्बिनेशन से रिस्क है और ये वो लेडीज़ थी जिनकी फैमिली में कैंसर था, जिनके रिस्क फैक्टर्स थे कैंसर होने के, तो उन्होंने सोचा कि हम कॉम्बिनेशन ना लेके सिंगल पिल ले लें। पर फिर देखा गया कि सिंगल पिल से भी हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से हो रहा है ये सही नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे ना डरें, ठीक है। इनफैक्ट उल्टा करना क्या चाहिए, बिकॉज कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो हर महिला को अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें रिस्क फैक्टर्स कम करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। रिस्क फैक्टर कम करने की आपने बात की है, तो ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर में एक मॉडिफाइबल रिस्क हो सकते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल। अब नॉन मॉडिफाइबल जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे एज बढ़ती जाएगी रिस्क बढ़ता जाएगा। अब एज को तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेल्स, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उसे भी आप बदल नहीं सकते। और एक जीन स्पेसिफिक जीन देखा गया जिसको हम ब्रैका जीन कहते हैं, अगर उसमें म्यूटेशन है तो उन लेडीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है कैंसर होने का। तो वो अगर जीन आपकी बॉडी में उसे भी हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं, मतलब मेनार्की अगर जल्दी एज में शुरू हो जाती है और अगर मेनोपॉज जो है वो लेट है तो उन लेडीज़ में भी देखा गया कि
कि कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। तो लेकिन ये चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में क्या है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, क्योंकि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप डेली अपना एक्सरसाइज रूटीन रखेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा हैं, फैट्स कम हैं, तो आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है। सेकेंड, नींद की बहुत इंपॉर्टेंस है। वाई? और वो भी नाइट स्लीप की। आजकल क्या हो गया है कि एमएनसीज में ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि जो हम लोग पहले मिडनाइट करते थे रात को 12 बजे, वो आजकल तो मिडनाइट है ही नहीं, वो तो उनका डे है। लेकिन रात की जो 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की नींद है, वो बहुत ज़रूरी है, और वो हमें डेफिनेटली इन चीज़ों से बचा सकती है। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उन लोगों को अर्ली एज में डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, ताकि उनके लिए एक स्क्रीनिंग प्लान डिज़ाइन हो सके और उस हिसाब से स्क्रीनिंग शुरू कर सके। स्क्रीनिंग हर लेडी को चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें कैंसर होने का डर है, और स्क्रीनिंग का बेस्ट तरीका मैमोग्राफी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी महिलाओं को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए, अपनी हिस्ट्री डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए, अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए, जिससे कि ये हमें पता चले कि उनके लिए कौन सा सही स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है। प्लस एक छोटा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्रेस्ट अवेयरनेस का मतलब है कि 2-3 महीने में एक बार हर कोई लेडी अपने ब्रेस्ट को चेकअप कर ले। वो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूँ? यस मैम। जैसे पहले हर पीरियड्स के बाद आमतौर पे देखना चाहिए, शीशे के आगे खड़े होकर देखें, दोनों ब्रेस्ट का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए और निपल्स का लेवल सेम होना चाहिए, और फिर लेट के उन्हें ब्रेस्ट को चेकअप करना चाहिए। तो उससे फिर वो पैल्पेट करके उन्हें ये पता चलेगा कि उनका ब्रेस्ट नॉर्मली कैसा फील होता है, ताकि अगर कुछ भी चेंज है वो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है मैम, कॉन्सैप्ट ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਟਿਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? नहीं, ये सही नहीं है। डेफिनेटली अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीड करती है अपने बच्चे को और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है, तो उसको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट मदर्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 48 आवर्स में या पहले 2-3 दिन में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता और बच्चे की डिमांड भी उतनी नहीं होती, और सडनली 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिमांड उतनी बढ़ती नहीं बच्चे की। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को जितना दूध पीना है वो पी लेता है, और अगर वो बाकी हम लोग एक्सप्रेस करके नहीं निकालते तो क्या होता है कि वो ब्रेस्ट में जो है मिल्क इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी गांठ बन जाती है। तो उससे कैंसर नहीं डेवलप होगा, उससे सिर्फ मदर को पेन होगा और फीवर होगा। तो इसलिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि जब बच्चे को जितना पीना है पीने दें, जो बचेगा वो हाथ से दबा के निकाल के फेंक दें। ठीक है। तो इससे लेकिन कैंसर नहीं होगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ सामने आए हैं? हाँ जी, तो ओवरऑल रिस्क पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में कहते हैं कि हर 1 लाख महिलाओं के पीछे 31 लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और ये डाटा 2020 का है। और इंडिया में जो हाईएस्ट उस पे है वो स्टेट है केरला का। वहाँ पे माना जाता है कि 46 है, मतलब आफ्टर एवरी 46 फीमेल हैव आउट ऑफ 1 लाख। और जो पंजाब का माना जाता है वो माना जाता है कि 43 लेडीज़ को हो रहा है आउट ऑफ 1 लाख। और उसके नेक्स्ट आता है आंध्रा। तो इस तरह से देखा जाए तो पंजाब में डेफिनेटली रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ लेडीज़ ज़्यादा अवेयर हैं, इसलिए डिटेक्शन रेट ज़्यादा है। दूसरा हो सकता है कि यहाँ ओबेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स तो हमें पता ही है, अगर हम इन पे काम करें तो डेफिनेटली इसको हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को अपना एक एक्सरसाइज शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, ताकि हेल्दी वेट रहे, हेल्दी खाना खाएं, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव, और लंबे तौर तक करें, कम से कम 2 साल करें। यंग लड़कियों को मैं सलाह दूंगी कि जल्दी शादी करें, जल्दी बेबीज़ पैदा करें, बिकॉज अगर 30 की एज के बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उनमें भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा है। तो अगर हम जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें तो अच्छा रहेगा। प्लस स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, चाहे वो 40 की एज के बाद तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर फैमिली में हिस्ट्री है कि ब्रेस्ट कैंसर की है तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाए। ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? हाँ जी, महीने बाद तो नहीं, 40 की एज के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि 2 साल में एक बार मैमोग्राफी कराएं, जो कि एक स्पेशल एक्सरे है ब्रेस्ट का, और 50 की एज के बाद साल में एक बार वो रेकमेंड करते हैं। ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਗਰਗ, ਰਨਾਊਂਡ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ETV ਭਾਰਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।